Hello, my dear student of Standard 8. Welcome back. And today in this session, we are going to complete question answers of chapter number 12, India post independence. Okay, so without any delay, let's begin. So, as you open your exercise, first you will find matching. Okay, so today we will start with matching. Um, Question number one, match the items in the column A with the appropriate one with column B. So ये आपकी हेडिंग थी. बेसिकली मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है, अदरवाइज मैच द फॉलोइंग भी लिख सकता था. बट सी व्हाट आई हैव डन, आई पुट द क्वेश्चन एंड इन अगेंस्ट इट मैंने वहाँ पे सामने आंसर भी लिखा हुआ है. ओके, सो नंबर वन, लेट अस स्टार्ट. ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे अब. इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है. Okay, number two, the first prime minister of India, well, he is Jawaharlal Nehru. Okay, number three, the Republic Day, 26 जनवरी. फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना. 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता दिवस. 26 जनवरी होता है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस. आई डोंट नो, बट कुछ सेलिब्रिटीज़ है ना, वो लोग रिपब्लिक डे के दिन स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ऐसे मैसेज लिखते हैं, तो उनका मतलब बहुत ट्रोल किया जाता है, उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है. सो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा केयरफुल रहिएगा. आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमने देख ली. अब प्रेसिडेंट कौन है? वेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर. उनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बट आपको ऑप्शन में डॉक्टर अंबेडकर दिया था, सो मैंने वो अंबेडकर ही लिखा है. ओके, सो मैचिंग वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी इजी एंड प्लस नॉलेजेबल ऑल्सो. तो आई थिंक ये तो बहुत सिंपल था. अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज द क्वेश्चन आंसर. ओके, एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. Question number 2, answer the following question. No, your question number 1 is asking you, what were the challenges faced by India at the time of independence? जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम थे. तो फिर आपको जो टेक्स्ट बुक में शुरुआती एक पैराग्राफ है, वहाँ से मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है. एंड देखते हैं इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस वेयर एज फॉलोज. तो ये मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं. सो लेट अस सी. नंबर 1, approximately 80 lakh refugees came back to India from Pakistan. The rehabilitation of these refugees was a major challenge. पहली चीज़ तो जब डिसाइड हुआ कि 2 कंट्री बनेंगे, तो ऑप्शन था लोगों के पास कि जिनको जहाँ पे रहना वहाँ पे रह सकते हैं. अगर तो वहाँ की कंट्री चेंज करके दूसरे कंट्री में जाना है, तो वो वहाँ पे भी जा सकते थे. तो पाकिस्तान साइड से इंडिया में 80 लाख लोग आए थे, और जो दूसरा देश से माइग्रेट करके हमारे देश में आते हैं उसको हम लोग रिफ्यूजीज़ कहते हैं. ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा टास्क था, 80 लाख रिफ्यूजीज़. बाकी अगर आप मूवी देखो गदर, तो उसमें रिफ्यूजीज़ कैसे आते थे वो आप देख सकते हो. एंड इवन भाग मिल्खा भाग में भी मिल्खा सिंह जो थे वो कैसे माइग्रेट करके इंडिया में आए थे, उस मूवी में बहुत अच्छे से बताया हुआ भी है. ओके, सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे कंट्री के सामने. नाउ बढ़ते हैं आगे सेकेंड चैलेंज की तरफ. सेकेंड चैलेंज वॉज टू इंटीग्रेट द 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स इनटू द यूनाइटेड ऑफ इंडिया. उस टाइम पे इंडिया में छोटे से लेके बड़े तक 562 राजा महाराजा नवाब सब थे. इन सबको इंडिया के अंदर मर्ज करना, और ऊपर से आपको पता है कि राजा महाराजाओं के नखरे, इनके एटीट्यूड कैसे होते हैं, हम मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. चलो नंबर 3 पे चलते हैं. द थर्ड मेजर चैलेंज वॉज टू बिल्ड अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन एंड होप्स ऑफ द पीपल एंड डेवलप इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग नेशन. तो पहली चीज़ तो हमको ये देखनी है कि हमको एक ऐसा कंट्री बनाना है जो पॉलिटिकली स्टेबल हो. देखो, हम लोगों ने 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स के अंदर गुलामी देखी थी, तो हम लोग एक ऐसा देश चाहते थे जहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से रहें, जहाँ पे हम लोग तरक्की करें, जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बने. तो एक यही चैलेंज था कि कैसे इतने अलग अलग
लोगों को उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो ये मेजरली हमारे पास 3 चैलेंज थे। नंबर 1 रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम सॉल्व करना था, नंबर 2 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना था, और नंबर 3 लोगों के सपनों के भारत को अब आगे लेके जाना था। ठीक है, सो ये मेन 3 प्रॉब्लम थी जब हमारा कंट्री एक्चुअल में आज़ाद हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ अ वेरी शॉर्ट वन। let us read the question first. What are the resolution passed by the Muslim League in its Lahore session? सो अगेन ये भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सो लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने क्या रेजोल्यूशन पास किया? उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, बिफोर इंडिपेंडेंस 2 मेजर पार्टी हुआ करती थी। वन इज़ कांग्रेस, जिसको हम लोग आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वही राहुल गांधी वाली पार्टी। ओके वेल, एंड दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, जो यूजुअली मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी। वेल, पहले आंसर रीड करते हैं, देन वी विल डिस्कस ऑन इट। एक बार फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में कौन सा रिजोल्यूशन पास किया? वेल, हियर इज योर आंसर। इन द लाहौर सेशन इन 1940 द मुस्लिम लीग पास द रिजोल्यूशन दैट पाकिस्तान वुड बी फॉर्म्ड in area having the majority of the Muslim population. Henceforth, the demand of Pakistan become the main goal of the Muslim League. लाहौर सेशन जब हुआ था, पहली बात तो लाहौर सेशन कब हुआ था? 1940 में। एंड ये जो लाहौर सेशन हुआ था, इसमें इन लोगों ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी होगी ना, वहाँ पे हम लोग इकट्ठे होके एक पाकिस्तान नाम का कंट्री फॉर्म करेंगे विद मुस्लिम पॉपुलेशन एज अ मेजोरिटी। और उसके बाद मुस्लिम लीग का मेन गोल हो गया पाकिस्तान का फॉर्मेशन करना। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 विद योर आंसर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट वेर द मेन क्लॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अगेन ये सेम कॉपी पेस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसके मेन क्लॉज क्या थे? ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे इंडिया का बंटवारा ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। द मेन क्लॉज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वेर एज फॉलोज। ठीक है, नंबर 1, सिख, हिंदूज एंड मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट एंड वोट फॉर पार्टीशन। मतलब यहाँ पर हिंदू भी ज़्यादा है, मुस्लिम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर होंगे इलेक्शन, और यहाँ पे इलेक्शन के बेस पे से ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा पार्ट इंडिया में जाएगा। ओके, नंबर 2, इफ अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द आइदर ग्रुप वांटेड पार्टीशन देन दिस प्रोविंस वुड बी डिवाइडेड। अगर एक पर्टिकुलर साइड के लोग ही मतलब पाकिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर साइड के लोग अगर इंडिया की डिमांड कर रहे हैं, तो उनको उनके मतलब ग्रुप के हिसाब से अलग किया जाएगा। ठीक है, उनके प्रोविंस को अलग किया जाएगा। नंबर 3, सिंध वाज टू टेक इट्स ओन डिसीजन। गुजरात के बाजू में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, उस एरिया को सिंध कहते हैं, और ये अपना डिसीजन खुद लेगा। एंड यू नो व्हाट, सिंध ने डिसाइड किया दैट दे वुड जॉइन द पाकिस्तान, है ना। एंड आज वही सिंध अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके एक नया कंट्री बनाना चाहता है। ओके, सो आई डोंट नो, बट उनके 4 फादर्स ने गलत डिसीजन लिया था, मे बी उनको आज ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। नंबर 4, द फेथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द सैलिएट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वॉज टू डिसाइड बाय द रेफरेंडम। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो सैलिएट प्रोविंस था आसाम का, उन लोगों ने रेफरेंडम करवाया। ठीक है, ऑफकोर्स ये दोनों पाकिस्तान में गए। नंबर 5, इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट बाई 15 अगस्त 1945। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि इंडिया को हम लोग फ्री कर देंगे, और वो भी 15 अगस्त 1947 में। भी मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, एनी हाउ 1947। नंबर 6, द सेपरेट इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल वॉज रूल्ड आउट। ठीक है, सो बंगाल को भी अलग किया जाएगा। वेल, टॉकिंग अबाउट आज जो बांग्लादेश है ना, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ और बाद में फिर वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। तो एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ बंगाल ओनली, बट क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7, अ बाउंड्री कमीशन टू बी सेटअप इन केस ऑफ पार्टीशन। एंड लाइन कहाँ से एग्जैक्टली पास होगी, कौन सा वो पिन पॉइंट होगा जहाँ से बॉर्डर डिसाइड होगी। वेल, उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन सेटअप किया गया, 2 मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान, 2 मेंबर्स फ्रॉम इंडिया एंड 1 मेंबर फ्रॉम द इंग्लैंड इटसेल्फ। ओके, नंबर 8,
The princely state could join any one of the union, and if they were not willing to join any of the union, then they were free to remain independent. सो प्रिंसली स्टेट जो है ना, जो राजा महाराजा थे, इनके पास तीन ऑप्शन थे. दे आर हैविंग थ्री ऑप्शंस. दे कैन ज्वाइन एनी वन यूनियन, मतलब या तो वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए या तो वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाए. और अगर उनको किसी के साथ भी ज्वाइन नहीं होना है, देन दे कैन डिक्लेयर देयर ओन टेरिटरी एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री. ठीक है, बट ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं. बट आइदर वो पाकिस्तान की साइड गए या आइदर वो इंडिया की साइड गए. ओके, सो ये आंसर बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है. सो इसको एक बार हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी. वेल, इंडिया के इंडिपेंडेंस के मेन एक्ट क्या है? वेल, यहाँ पर पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जहाँ पर हिंदू, सिख और मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पे वोट के बेस पे पार्टीशन होगा. सेकेंड पॉइंट में आपसे ये कहा गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया के लोग, अगर उनको सिंपल मेजोरिटी चाहती है कि उनका प्रोविंस कोई पर्टिकुलर पार्टीशन में जाए, तो दे कैन डू डैट. नंबर 3, सिंध रिलीजन जो गुजरात के बाजू में है, जस्ट बगल में है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है. सॉरी फॉर डेट. सिंध अपना डिसीजन खुद ले सकता है एंड दे डिसाइड दैट दे कैन ज्वाइन द पाकिस्तान साइड. जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था और जो मतलब जो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास का एरिया है, और जो सेलेट डिस्ट्रिक्ट था आसाम का, रेफरेंडम में उन लोगों ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का डिसाइड किया. इंडिया भी बाई 15 अगस्त 1947 तक इंडिपेंडेंट हो गया. नंबर 6, बंगाल के लिए हम लोगों ने सेपरेट रेफरेंडम करवाया. बाउंड्री कमीशन सेटअप किया गया ताकि पार्टीशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली और इजीली हो जाए. और 8 पॉइंट में प्रिंसली स्टेट या तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इफ दे वांट देन दे कैन गो फॉर सेपरेट नेशन ऑल्सो. ओके, नाउ 2 क्वेश्चंस एंड 5 फिलअप्स. इतना ही बाकी है, ज़्यादा बाकी नहीं है. सो हु वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्जिंग द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन? देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंडिया में टोटल 562 प्रिंसली स्टेट थे. इन सबको मर्ज करने का, इन सबको इंडियन यूनियन के अंदर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? ओके, सो ये आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है. 1 या 2 मार्क में एग्जाम आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्जिंग द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन वॉज गिवन टू द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. उस टाइम के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ही सेक्रेटरी वीपी मेनन. सो हमारे जो डेप्यूटी एंड होम मिनिस्टर उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन थे, इनको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क दिया गया कि आप ये जितने भी प्रिंसली स्टेट है, आप इन्हें इंडिया के अंदर मर्ज कर लीजिए. और ये मर्ज हुआ भी, और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इतने बड़ा मर्ज कब भी नहीं हुआ. सो इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, ऑफ कोर्स वी कैन से. ओके, नंबर 5, दिस इज द लास्ट वन. ये भी आप 1 या 2 मार्क के में एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो लेट मी रीड द क्वेश्चन, फिर हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. व्हाट डिड जवाहरलाल नेहरू से ऑन द रेडियो while announcing the death of गांधी जी? ओके, सो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है. सो क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को डेथ से रिलेटेड कौन सी बात कही? ओके, गांधी जी की जब डेथ हो गई थी तो जवाहरलाल नेहरू रेडियो पे गए थे, एंड रेडियो पे उन्होंने कुछ कहा था गांधी जी की डेथ के बारे में. सो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था, डेट वी आर गोइंग टू सी इन दिस आंसर. सो फर्स्ट लेट मी गो थ्रू द आंसर एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड्स कहे थे. ओके, सो लेट्स बिगिन. द सैड न्यूज़ ऑफ गांधी जी's डेथ was announced on the radio by Jawaharlal Nehru in the following words. Friends and comrades, the light has gone out of our lives, and there is a darkness everywhere. I don't know what to tell you
and how to say it. Our beloved Bapu, as we called him, the father of the nation, is no more. Okay, सो ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे। एंड ये क्या कहना चाह रहे हैं अब आपको मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो, गांधी जी की जो सैड न्यूज़ थी ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे कुछ इन शब्दों के साथ अनाउंस की। पहले तो उन्होंने ग्रीटिंग्स दी, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, साथियों, मेरे दोस्तों, द लाइट हैज़ गोन आउट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर इज अ डार्कनेस एवरीवेयर। दोस्तों, जो रोशनी थी हमारे बीच में अब वो जा चुकी है, चारों तरफ अंधेरा छा चुका है। आई डोंट नो वॉट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ और क्या कहूँ। आवर बिलव्ड लीडर बापू, एज वी कॉल्ड हिम, द फादर ऑफ द नेशन, इज़ नो मोर। हमारे प्यारे नेता, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। सो ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। एंड दिस इज़ हाउ ही अनाउंस द डेथ ऑफ महात्मा गांधी ऑन द रेडियो। ओके, सो आप मेक श्योर करना कि आप भी यही प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करो। आई मस्ट से अगर याद नहीं हो रहा है 5 टाइम्स लिख दो, याद हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द ओनली थिंग इज पेंडिंग, दैट इज फिलअप्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको 5 फिलअप्स दे रखे हैं एंड लेट अस सी ईच ऑफ देम। So, here is your first fill-up. There were 562 princely states in India at the time of the independence. तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तब इंडिया के अंदर 562 प्रिंसली स्टेट थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको सबको ये इजीली समझ में आ गया। 2-3 बार हम लोग इस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर 562. ओके, सो रिमेंबर दिस नंबर. Now moving towards fill-ups number 2. The Constitution Assembly was formed in the year 1949. So Constitution Assembly formed की गई थी 1949 में. Okay. Now moving towards number 3. Sardar Vallabhbhai Patel and his secretary V.P. Menon was given the responsibility of merging the princely state into Indian Union. तो ये जो टास्क था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन को दिया गया था, यूनियन टेरिटरीज को इंडिया के अंदर मर्ज करना। सरदार पटेल भी आप लिखोगे तो भी इट्स ओके, वी.पी. मेनन भी लिखोगे तो भी इट्स ओके। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। नंबर 4, द प्रपोजल ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय वाइसरॉय माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, तो इंडिया का जो मतलब पार्टीशन का जो प्रपोजल था वो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने रखा था। ओके, सो माउंटबेटन की आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। एंड द लास्ट वन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या किया? आज हमने किए 5 फिलअप्स, फिर हमने कुछ 5 क्वेश्चन आंसर्स देखे एंड 5 फिलअप्स देखे ऑफकोर्स। So with this our chapter number 12 is over. Now if I talk कि अब हमारा क्या क्या बाकी है, well PDF I am going to provide you very shortly. well अब हमारे पास जो बाकी चीज़ बच जाती है एंड वो है हमारा चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14. चैप्टर नंबर 13 का मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूँ। अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, हम एक फ्री कंट्री बन चुके हैं, लेकिन आज़ादी के बाद हमने क्या क्या अचीव किया, कैसे हमने आगे प्रोग्रेस की, वो सब हम लोग इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे। ओके, एंड चैप्टर नंबर 14 जो है वो था ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप पे आई विल प्रोवाइड द PDF ऑफ दिस चैप्टर। एंड सिंस आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहना था। येस, यू डू कंप्लीट योर CW. ओके, एंड वेल आई कैन से 1 फरवरी से 9th और 11th वालों की स्कूल भी खुल रही है। सो 9, 10th, 11th, 12th 1 फरवरी से रेगुलर हो जाएंगे अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है अकॉर्डिंग टू मी। ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी 10, मे बी 14 डेट्स के बाद आपके 6, 7th और 8 वालों के क्लासेस भी शायद ओपन हो जाएँ, शायद ओपन हो जाएँ। दिस इज़ व्हाट आई फील। ओके,
एंड यू प्लीज़ डू कंप्लीट योर CW। आई सी बहुत स्टूडेंट्स अपनी बुक रेगुलरली फिनिश नहीं कर रहे हैं। ओके, फिनिश करने लग जाओ, अगले साल 9th आएगा, बहुत ज़्यादा 8 के कंपैरिजन में 9th का सिलेबस ऑलमोस्ट डबल होता है। ओके, सो अपने आप को मेंटली थोड़ा प्रिपेयर कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड आई एम ऑलवेज देयर for you to motivate you. So, student of standards 8, it's time to say goodbye and we will meet you soon. And at last, always thanks for listening me.